नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर सर्च कर लीजिए सिविल इन्हेंस से ज्वाइन कर लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए न्यूज स्टार्ट करते हैं। लुडविगिया पेरुवियाना के बारे में दिया है, तो है क्या, चर्चा में क्यों, इसके बारे में देखेंगे। यह एक आक्रामक खरपतवार है। यहाँ पर देखिए पीले कलर का इसमें फूल लगता है, इस वनस्पति को यहाँ देख सकते हैं। तो ये चर्चा में क्यों है। ये पेरुवियाना तमिलनाडु का जो वलपराई एरिया है, वहाँ पर जो हाथी के आवास के लिए जो चारागाह है और वहाँ के जो घास है उसको खतरे में डाल दिया है, उसको खतरे में यह डाल दिया है। तो इसके बारे में और भी कुछ जानेंगे। ये हल्के पीले फूलों वाला एक जली पौधा है जो दुनिया भर के जो दलदल होते हैं, जो दुनिया भर के दलदल यानी वेटलैंड्स हैं, वहाँ पर इसकी उत्पत्ति होती है। यहाँ पर वो जन्म लेते हैं, फलते फूलते हैं आसानी से। तो यह सजावटी पौधे के रूप में पेश किया गया था, लेकिन अब प्री मानसून यानी मानसून से पहले और मानसून के बाद जब बारिश स्टार्ट होती है, उसमें यह और भी तेज़ी से ग्रो करना शुरू कर दिया है, जिससे और भी जो प्रजातियां हैं, घास और देसी घास प्रजातियां हैं, उनका जो संतुलन है बिगाड़ दिया है, जिस पर हाथी और जो गौर होते हैं वो निर्भर रहते हैं घास पर। तो उस घास का जो संतुलन है ये बिगाड़ दिया, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से ग्रो किया है। अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है। इसकी उत्पत्ति मध्य और दक्षिणी अमेरिका में हुई है। वो वहीं का एक मूल निवासी पौधा है। तमिलनाडु के अंतर्गत जो 22 आक्रामक प्रजातियों को मेंशन किया गया है, उसमें से एक प्रजाति यह भी है जिसका नाम है लुडविगिया पेरुवियाना। इसे लोकप्रिय रूप से प्रिमरोज विलो भी कहा जाता है। इसे प्रिमरोज विलो के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसने हिल स्टेशन के अधिकांश दलदलों को, जिन्हें स्थानीय भाषा में वायल कहते हैं, स्थानीय भाषा में जो दलदल है उसे वायल कहते हैं, उसको पूरी तरीके से संक्रमित कर लिया है तमिलनाडु के अंतर्गत। तो इसलिए चर्चा में आ गया है। आगे माइक्रोप्लास्टिक के बारे में दिया है, तो ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में देखेंगे। माइक्रोप्लास्टिक, सबसे पहले जो प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो पर्सनल यूज के जो माइक्रोबिट्स होते हैं, उसमें से जो माइक्रोबिट्स निकलते हैं, जैसे सिंथेटिक्स हो गया, श्रृंगार की सामान हो गए, उसमें से जो माइक्रोबिट्स निकलते हैं, फाइबर्स निकलते हैं, या जो बड़े प्लास्टिक होते हैं उसके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, टुकड़े इतने हो कि कम से कम वो 5 mm से कम हो, 5 mm से कम हो, तो उसे बोलते हैं माइक्रोप्लास्टिक को। तो माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है। यह स्थलीय पाषाण तंत्र से लेकर मीठे पानी, नदियों, झीलों, तालाब और समुद्री महासागरों तक को उसमें कवर कर लेता है। तो इसमें होता क्या है, जैसे ये अंदर इसमें उत्पन्न खतरे क्या होते हैं, इसके खतरे, यह पाषाण तंत्र के साथ साथ जो जलीय पाषाण तंत्र है उसको भी जहरीली रूप से जहरीला उत्पन्न कर, उसमें जहर उत्पन्न कर देता है। तो ये काम कैसे करता है, जैसे कि यह अगर इंटर करता है फूड चैन में, जैसे समुद्र में गया तो जो जलीय जीव हैं इसका उपभोग करेंगे, उपभोग करने के बाद जो जलीय जीव यानी मछली वगैरह का जो मनुष्य उपभोग करता है तो उसके अंदर, मनुष्य के अंदर इंटर कर जाता है। तो ये जैसे जैसे इसी तरीके से यह फूड चैन में इंटर करके मनुष्य को भी स्वास्थ्य के प्रभाव को, मनुष्य का जो स्वास्थ्य है उसे भी प्रभावित करता है, उसके साथ साथ जो इन्वायरमेंट है उसे भी डिग्रेड करता है। कुछ संबंधित एसडीजी हैं, एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो 17 रखे गए हैं, जिसे 2030 तक अचीव करना है, 2030 तक अचीव करना है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा रखे गए हैं। उसमें से जो कुछ एसडीजी हैं उस पर दिया गया है जो वाटर से सीधे संबंधित है, जो वाटर यानी जल से सीधे संबंध रखते हैं। उसमें है जीरो हंगर के लिए एसडीजी 2 रखा गया है, जीरो हंगर से यानी कि दुनिया भर में भूख को खत्म करना है। वहीं एसडीजी 3 है अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए 3 रखा गया है। एसडीजी 6 यह स्वच्छ जल और स्वच्छता के प्रति ध्यान रखने के लिए, उसे पूरी दुनिया में उसे कायम करने के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता को एसडीजी 6 रखा गया है। वहीं एसडीजी 7 जो है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए इसे टारगेट रखा गया है। एसडीजी 14 जो है पानी के नीचे जो जल जीवन है उसे संबोधित करने के लिए इसे रखा गया है। एसडीजी 15 जो है भूमि पर जीवन से संबंधित है। ये जो एसडीजी 14 है यह यूपीपीसीएस में दिया था कि पानी के नीचे के जीवन संबंधित, भूमि पर जीवन, ये मतलब ऑप्शन में भी ये सब थे, विकल्प थे। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें बी छूट गया है, के तहत कुछ पहल स्टार्ट की गई हैं, उसके बारे में देखेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों को मौसम संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से एक डेटा नेटवर्क सिस्टम लाया है जिसका नाम है विंड्स। एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, उसके साथ एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम है एडे मोबाइल ऐप, और उसके साथ एक मैनुअल भी लॉन्च किया गया है जिस मैनुअल का नाम है यस टेक।
तो इसका काम क्या होगा इसके बारे में जानेंगे। इसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री कौन है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, और उसके बाद किस योजना के तहत लॉन्च किया गया है, तो इसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लॉन्च किया गया है। वही विंड्स के फुल फॉर्म की बात करें तो विंड्स का मतलब होता है वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम पोर्टल्स। तो इसका काम क्या है इसके बारे में देखेंगे। इसका काम है जैसे कि ग्राम पंचायत में जो भी मौसम स्टेशन लगे हुए होते हैं और फिर रेन वॉच टावर लगे होते हैं, उससे एकत्र जो भी डाटा होते हैं उसे ये अपने पास होस्ट करके रखता है। जब भी किसानों को आवश्यकता पड़ेगी वहाँ से ये अपना डाटा जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं और फसल से संबंधित जो भी गतिविधि है उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो जो एडे है, एडे का मतलब होता है एड ऐप फॉर इंटरमीडिएरी एनरोलमेंट मोबाइल ऐप। इसका काम क्या है, यह किसानों को किसान अपना जो नामांकन है इस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। जो एडे ऐप है इसके माध्यम से जो किसान है अपना नामांकन कर सकते हैं। इसे नामांकन करने से उन्हें फ़ायदा क्या होगा, जो सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है उस योजनाओं का ये आसानी से लाभ उठा सकते हैं। वहीं जो यस टेक है, टेक्नोलॉजी बेस्ड उपज आधारित अनुमान के लिए एक मैनुअल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है यस टेक। इसका काम क्या है, जो पैदावार है किसानों का, पैदावारों को सटीक आकलन प्रदान करता है कि कितना अनुमान लगाता है कि कितना पैदावार हो सकती है फसल देख कर ही। तो इससे जो किसान है वो अपना उचित निर्णय ले सकते हैं कि हमें क्या करना है, कितना बेचना है, कितना रखना है, सब कुछ कर सकते हैं। तो इसके बारे में था। इससे संबंधित कुछ और अन्य भी पहल हैं, जैसे कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना। यह किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से महत्वपूर्ण कृषि डेटा और सेवाओं तक पहुँच में सक्षम बनाता है। नीचे है राष्ट्रीय कृषि सूखा आकलन और निगरानी प्रणाली यानी नैडाम्स है। इसका काम क्या है, सूखे की स्थिति का सामना करने वाले क्षेत्रों की पहचान करता है, उसके साथ साथ किसानों की हेल्प करता है कि उससे कैसे बाहर निकल पाए। इसरो द्वारा एक और भी एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसका नाम है भुवन। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। इसका काम क्या करेगा, जो भुवन है इसके माध्यम से किसान जो वृक्षारोपण है, कीट निगरानी है, मौसम की स्थिति की जो जानकारी है, ये सब डेटा आसानी से यहाँ से मिल जाता है। इससे फसल का मूल्यांकन और किसान ड्रोन के उपयोग करके भी इसे अपना काम कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में तो सबसे पहले इसे 2016 में स्टार्ट किया गया था। उसके बाद 16 में इसका उद्देश्य क्या था, प्राकृतिक आपदाओं, कीटों, बीमारियों के कारण जो फसल का नुकसान होता है उसकी भरपाई करने के लिए जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा एक योजना निकाली गई थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके तहत जो उसकी कवरेज है, जोखिम सहायता है, वो प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक छठा व्यक्ति जिसे जिनेवा रोगी भी के नाम से जाना जाता है, ल्यूकेमिया से पीड़ित व्यक्ति था, छठा व्यक्ति नाम इसका रखा गया था, जो जिनेवा रोगी के रूप में भी इसे जाना जाता है। यह HIV से ठीक हो गया है। कैसे ठीक हो गया है उसके बारे में देखेंगे। जिनेवा रोगी के रूप में जाने जाने वाला जो छठा व्यक्ति है उसे वो ल्यूकेमिया से पीड़ित था, ल्यूकेमिया से, जिसमें जो RBC होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, RBC डैमेज हो जाते हैं। तो उससे पीड़ित एक व्यक्ति था, तो उसके अंदर स्टेम सेल लगाए गए थे, एक कोशिका है, एक स्तंभ कोशिका, स्टेम सेल एक स्तंभ कोशिका है। वो उसके अंदर जो उसकी पुरानी स्टेम सेल थी उसके अंदर थी स्टेम सेल, उसे निकालकर एक नई स्टेम सेल प्रत्यारोपित किया गया था। जैसे ही स्टेम सेल प्रत्यारोपित किया गया था, जो जिनेवा व्यक्ति यानी कि जिनेवा रोग से पीड़ित जो व्यक्ति है उसके HIV था, उसे HIV भी था, तो उसके साथ साथ ल्यूकेमिया के साथ साथ उसका जो HIV है वो भी ठीक हो गया। और HIV ठीक हो गया तो उसके साथ साथ 20 महीने बाद भी पता चला कि वो अभी तक भी ठीक है। हालांकि उसकी कोशिकाएं अभी भी HIV के प्रति संवेदनशील है, जिससे जो वायरस है उसके वापस लौटने की संभावनाएं बनी है। चलिए स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के बारे में जानेंगे। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट मतलब वही है चिकित्सीय जो क्षतिग्रस्त जो पुराना स्टेम सेल होता है शरीर के अंदर जो वर्क नहीं करता। स्टेम सेल की खासियत ये होती है कि ये कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, नए कोशिकाओं का आसानी से निर्माण करते हैं। तो ये जो खराब हो गया है स्टेम सेल, तो इससे नई कोशिकाएं तो बन नहीं पाएगी, तो बीमारियों से भी ठीक नहीं हो पाएगी। तो इससे नए कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए जो स्टेम सेल है इसका ट्रांसप्लांट किया गया, तो इससे जो नई कोशिकाएं अपना उत्पन्न होना शुरू कर दें। नेक्स्ट गोड्डा के बारे में दिया है। झारखंड में एक जिला है, यहाँ पर देखिए ये है गोड्डा। तो चर्चा में क्यों है,
बांग्लादेश को झारखंड के गोड्डा में जो 1600 मेगावाट का जो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है, इससे बिजली आपूर्ति मिलेगी। ध्यान रखिएगा, 1600 मेगावाट का जो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है, ये झारखंड के गोड्डा जिले में स्थापित किया गया था। इससे जो उत्पन्न होने वाली बिजली है, ध्यान रखिएगा, इससे जो उत्पन्न होने वाली बिजली है 100% इसका एक्सपोर्ट किया जाएगा, निर्यात किया जाएगा। वो भी किसको निर्यात किया जाएगा? बांग्लादेश को। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट पूरे ही महत्वपूर्ण हैं। बांग्लादेश को निर्यात किया जाएगा। ये भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना है जिससे उत्पादित जितनी भी बिजली होगी वो 100% बांग्लादेश को आपूर्ति की जाएगी। इस संयंत्र को चलाने के लिए फ्लू गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि जो CO2 है यानी कि जो उत्सर्जन है वो कम हो सके। गोड्डा के रूप में गोड्डा को जानेंगे तो ये झारखंड का एक जिला है। गोड्डा मुख्य रूप से लाल मिटिया में राजमहल कोयला क्षेत्र के लिए भी प्रसिद्ध है। ये कोयला क्षेत्र के लिए भी प्रसिद्ध है। यह अपनी पहाड़ियों और छोटे जंगलों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ मौजूद जो खदान है कोयला क्षेत्रों को एक अभिन्न अंग है जो पूरे एशिया में सबसे बड़ी है। आगे बढ़ेंगे, वियतनाम के बारे में दिया है चर्चा में, क्यों है इसके बारे में देखेंगे। भारत और वियतनाम के बीच जो रक्षा सौदा है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो भारत ने किया क्या है, अपना स्वदेशी रूप से निर्मित एक मिसाइल है जिसका नाम है कार्वेट, और वहीं एक शिप है जिसका नाम है INS किरपान। इसको वियतनाम की जो पीपल्स नेवी है उसे सौंप दिया है। भारत अपने जो नेवी है उससे डीकमीशन किया है। डीकमीशन करने के बाद भारत ने इसे दोस्ती के तौर पर वियतनाम को सौंप दिया है, क्योंकि वियतनाम का चाइना से वियतनाम चाइना के बीच में लड़ाई चलती रहती है। तो भारत और वियतनाम के बीच में दोस्ती है, तो भारत जो चाइना को काउंटर करने के लिए वियतनाम का सपोर्ट करना अब धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया है। वियतनाम चाइना का सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि जो दक्षिण चीन सागर है उसमें जो दक्षिण चीन सागर है वहाँ पर जो वियतनाम है उसका और चाइना के बीच में लगातार विवाद होता रहता है। प्लस सीमा से संबंधित भी वियतनाम चाइना के बीच में विवाद होता रहता है। तो ये था, इसलिए भारत ने अपनी फ्रेंडशिप के तौर पर वियतनाम को ये गिफ्टेड कर दिया है। वियतनाम इंडो चीन प्रायद्वीप के पूर्वी छोर पर स्थित है। ये लोकेशन देखिए वियतनाम का लोकेशन वहीं पर स्थित है। प्लस उसके बाद यह उत्तर में देखिए चीन से लगा हुआ है, पूर्व में यह टोकन की खाड़ी है, प्लस उसके बाद प्रशांत महासागर है। फिर इसके बाद पश्चिम में यहाँ पर देखिए थाईलैंड है, प्लस उसके बाद कम्बोडिया से अपना बॉर्डर अटैच करता था। तो ये था वियतनाम की लोकेशन। और आज के लिए इतना ही है। न्यूज़ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।